नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। 1008 से मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासां जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा जय जय। पिछली वीडियो में हमने 3 लोग का घनफल कैसे निकाला जाता है, क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इसको समझा था। तीनों लोगों का घनफल 343 घन राजू होता है और इसको निकालने की 3 विधियां हमने उसमें बताई थी। कुछ सरल भी थी, कुछ कठिन भी थी, लेकिन आप लोगों को समझ में आया होगा ऐसा मुझे विश्वास है। अब आज की वीडियो में हम त्रस नाड़ी और लोक नाड़ी के बारे में समझेंगे। त्रस नाड़ी क्या है और लोक नाड़ी क्या है, त्रस नाड़ी कितनी लंबी चौड़ी होती है और लोक नाड़ी कितनी लंबी चौड़ी होती है, इन दोनों में क्या अंतर है। त्रस नाड़ी लोक नाड़ी को समझने के पहले हम सामान्य से लोक का स्वरूप समझते हैं। लोक को अपन देखेंगे तो ये ऊपर एक राजू है, मध्य में यहां पर ब्रह्म स्वर्ग के 5 राजू है, फिर मध्य लोक पर 1 राजू और सर्वत्र नीचे सबसे नीचे 7 राजू चौड़ाई है। इसकी ऊंचाई ऊपर से नीचे तक कितनी है, 14 राजू की है और गहराई सर्वत्र 7 राजू की है। एक राजू कितना होता है, एक राजू असंख्यात योजनों का होता है और एक योजन जो होता है ये 4 कोस का होता है। एक योजन कितना, 4 कोस का, और एक कोस होता है 2000 धनुष का। आज त्रस नाड़ी को समझने के लिए हमें इसकी माप भी समझना आवश्यक है। तो एक राजू कितना है, असंख्यात योजनों का, एक योजन 4 कोस का और एक कोस 2000 धनुष का। ठीक है। त्रस नाड़ी लोक नाड़ी क्या है, अब आप देख रहे होंगे कि ये ऊपर से नीचे तक हमने 2 रेखाएं खींची हैं, एक यहां से और एक यहां से। ये जो 2 रेखाएं खींची हैं, इन 2 रेखाओं के बीच का जो स्थान है ये लोक नाड़ी कहलाता है। ये लोक नाड़ी कहां पर है, ये लोक के बिल्कुल मध्य में है। ये एक राजू चौड़ी है, एक राजू गहरी है और 14 राजू ऊंची है। लोक गहरा कितना है, लोक गहरा है पूरा 7 राजू, लेकिन ये जो लोक नाड़ी है ये बिल्कुल बीचों बीच पिलर के जैसी है। जैसे एक हॉल हो और उस हॉल में एक बीचों बीच पिलर दे दें तो वो पिलर कितना होता है, 2 फीट चौड़ा, 2 फीट गहरा और ऊंचाई 12 फीट 15 फीट की। इसी प्रकार से ये जो लोक नाड़ी है वो पिलर के समान है कि एक राजू चौड़ी है, एक राजू गहरी है और 14 राजू लंबी है। तो जो 14 राजू पूरी लंबी है, ऊपर के बाद वलय से नीचे के बाद वलय तक टच करती है, उसको बोलते हैं हम लोक नाड़ी। ये लोक नाड़ी है। लेकिन इस लोक नाड़ी में त्रसजीव जहां तक पाए जाते हैं, जीवों के 2 भेद, त्रसजीव और स्थावर जीव। जो एक इंद्रियां जिनके मात्र होती हैं वो स्थावर जीव हैं और जिनके 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रियां पाई जाती हैं वो त्रसजीव हैं। तो त्रसजीव जितने हिस्से में होते हैं उसको त्रस नाड़ी कहते हैं। देखें ये लोक नाड़ी है, इसी लोक नाड़ी में त्रस नाड़ी गर्भित है। लोक नाड़ी पूरी 14 राजू की होती है और त्रस नाड़ी कुछ कम 13 राजू की होती है, कुछ कम 13 राजू। तो त्रस नाड़ी पूरी 14 राजू की नहीं होती। अब ये कुछ कम 13 राजू कैसे निकलते हैं आज की वीडियो में हम यही समझेंगे। ठीक है। त्रस नाड़ी के बाहर का जो स्थान है 1, 2, 3 और 4, ये जो 4 स्थान बन रहे हैं इनको हम निष्कुट क्षेत्र कहते हैं। निष्कुट, ठीक है। इस निष्कुट क्षेत्र में केवल स्थावर जीव पाए जाते हैं, त्रस जीव नहीं होते। त्रस जीव इस त्रस नाड़ी के बाहर नहीं पाए जाते, इसीलिए उसको त्रस नाड़ी कहते हैं। ठीक है। अब त्रस नाड़ी कहां कहां कैसे कैसे होती है, त्रस जीव कहां तक पाए जाते हैं, इसको अपन समझते हैं। ये लोक जो है पूरा ऊपर से नीचे 14 राजू का है और इस 14 राजू के बिल्कुल मध्य में मध्य लोक है, मतलब 7 राजू पर।
तो इधर बीच से लेके नीचे तक 7 राजू और यहां से लेके ऊपर तक 7 राजू। ठीक है, अब हम देखेंगे इन 7 राजू में क्या है। तो नीचे के जो 7 राजू हैं मध्य लोक से लेके नीचे तक, ये जो हमने लाइन खींची ये रत्न प्रभा भूमि की है। इसमें 7 नरक 7 भूमियां हैं, रत्न प्रभा, बालुका, शर्करा प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा आदि। ठीक है, ये जो 7 प्रभा भूमियां हैं, इन भूमियों की जो यहां तक लंबाई देखेंगे कि ये कहां तक है, तो ये 7 भूमियां 6 राजू में हो जाती हैं। जैसे पहली भूमि हम बनाते हैं, ये पहली कौन सी हो गई, ये रत्न प्रभा भूमि, फिर ये शर्करा प्रभा, ये बालुका प्रभा, फिर ये पंख प्रभा, फिर धूम प्रभा, फिर तम प्रभा, फिर महातम प्रभा। ठीक है, ये इस प्रकार से अपनी 7 भूमियां होंगी। अब ये रत्न प्रभा भूमि क्या है, ये 1,80,000 योजन मोटी है। इस भूमि की मोटाई कितनी है, 1,80,000 योजन। फिर ये है, ये 32,000 योजन की है। इसको भूमियों को बिल्कुल यहां तक लगा लेंगे, ये पीछे तक जाएंगे, बिल्कुल टच करते हुए, बात वलय को टच करती हैं ये। ठीक है, इस प्रकार से। अब ये 32,000, फिर 32,000 के बाद फिर 28,000, फिर 28,000 के बाद फिर 24,000, फिर 20,000, फिर 16,000, फिर 8,000। तो 32, फिर 28, फिर 24, फिर 20, फिर ये 16,000 और ये 8,000। जो अंतिम जो भूमि है महातम प्रभा, ये 8,000 योजन मोटी है। ठीक है, ये भूमि आप देख रहे होंगे कि यहां से लेके यहां तक टच कर रही है। इस बात वलय से, यहां पर जो बात वलय है, यहां के बात वलय से लेके यहां के बात वलय तक टच करती हैं। लेकिन जो नारकी जीवों के बिल है, वो बिल यहां नहीं है, बिल केवल त्रस नाड़ी में है। जैसे पहली भूमि में 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 लाख इत्यादि जो बिल हैं। अब 7वीं भूमि में केवल 5 लाख 5 बिल हैं। वो 5 बिल कहाँ होंगे, यहाँ नहीं है। निष्कुट क्षेत्र में भूमि तो है, भूमि का विस्तार है, लेकिन नारकी जीवों के बिल नहीं है। तो नारकी जीव यहाँ नहीं पाए जाते। नारकी जीव अपने इधर बिल में होंगे। तो जो 7वीं भूमि है उसके बिल्कुल बहुमध्य भाग में, ये जो बहुमध्य भाग हो गया, इसमें ही नारकी जीवों के बिल हैं। अब हमको ये भी पता होगा कि नरकों में विकलत्रय जीव नहीं होते। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव तो नहीं होते। अब पंचेंद्रिय जीव है वो नारकी जीव ही है। नारकी जीव अपने बिल को छोड़ करके कहीं बाहर नहीं पाया जाता, अपने बिल में ही रहेगा। तो ये जो 7वीं भूमि है, इस 7वीं भूमि के नीचे का जो ये भाग रह गया, ये 1 राजू का भाग रह जाता है। इस 1 राजू के भाग में एक भी त्रस जीव नहीं है। ये जो 7 भूमियां हैं, पहली 2 भूमियां पहले 1 राजू में आ गई। ये 1 राजू में ये 2 भूमियां हैं, रत्न प्रभा और शर्करा प्रभा। ये 2 भूमियां 1 राजू में। फिर 1 भूमि 1 राजू तो 2 राजू हो गया। फिर यहां से यहां तक 3 राजू, यहां से यहां तक 4 राजू, यहां से यहां तक 5 राजू और यहां से यहां तक 6 राजू। तो 6 राजू में 7 भूमियां हो गई। अब 6 राजू में जब 7 भूमियां हो गई तो 1 राजू का स्थान बच गया। यहाँ एक भी त्रस जीव नहीं है। तो लोकनाड़ी तो थी 14 राजू की और त्रस नाड़ी कितनी बची, 13 राजू की। 1 राजू कम हो गया। इस 1 राजू में एक भी त्रस जीव नहीं होते। अब 13 राजू में भी कुछ कम लिखा। अब 13 राजू में कुछ कम कैसे करेंगे देखें। यहां अपन देखेंगे तो ये होता है इसका प्रमाण 32, 16, 22, 41 सही 2/3 धनुष कम 13 राजू। ये है प्रमाण त्रस नाड़ी का। त्रस नाड़ी कितनी है, 32, 16, 22, 41 सही 2/3 धनुष कम। इतने धनुष कम करना है। फिर 13 राजू की नाड़ी है। अब ये इतने धनुष कहां कम करते हैं, इसको आज हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ऊर्ध्वलोक, अधोलोक अपन ने समझ लिया। अधोलोक में क्या समझा, अधोलोक में अपन ने ये समझा कि 1 राजू तो ये सीधा सीधा कम हो गया।
ठीक है, यहां से। अच्छा, ये भूमि जो है सातवीं भूमि, ये सातवीं भूमि है 8000 योजन मोटी। इस 8000 योजन भूमि मोटी जो है, इसके बिल्कुल बहुमध्य भाग में ही नारकी जीवों के बिल हैं। मतलब 8000 के हम भाग करेंगे, 2 भाग करेंगे तो 4000 और 4000 हो गए। फिर नारकी जीव कहां रहेंगे? तो 3999 सही 1/3 भाग ऊपर, 3999 सही 1/3 भाग नीचे, और 1 सही 1/3 भाग ये नारकी जीवों के बिल। नारकी जीवों के ये बिल, मतलब इस बीच वाले भाग में 1 सही 1/3 योजन के भाग में ही नारकी जीव हैं। इसके नीचे जो 3999 सही 1/3 भाग है, इसमें एक भी नारकी जीव नहीं है। तो इतना ये कम कर लेंगे हम। तो अधोलोक में नीचे की तरफ एक राजू तो पूरा पूरा कम हो गया, एक राजू के बाद भी ये 3999 सही 1/3 योजन, यहां एक भी नारकी जीव नहीं है, एक भी त्रसजीव नहीं है, कोई भी त्रसजीव यहां नहीं पाए जाते। तो ये इतना कम हो जाएगा। ठीक है, कितना कम करना है? 3999 सही 1/3 योजन। ठीक है, अब ऊर्ध्वलोक की तरफ देखें, ऊपर की तरफ क्या स्थिति होती है? ऊपर की तरफ जो स्थिति है उसको भी समझें। ऊपर की तरफ की स्थिति को पहले तो ये 16 स्वर्ग होते हैं, तो 16 स्वर्ग 6 राजू में आ जाते हैं। पहला दूसरा स्वर्ग 1.5 राजू में है, यहाँ ये 1.5 राजू में, यहाँ से अपन युगल में बनते हैं, ये ऐसे युगल में बनेंगे। तो पहला दूसरा स्वर्ग ये 1.5 राजू, ये 1.5 राजू, फिर अगला ये जो तीसरा चौथा स्वर्ग ये भी 1.5 राजू और ये भी 1.5 राजू का। ठीक है, तो 3 राजू में ये 4 स्वर्ग हो गए। फिर आगे आगे राजू में बाकी के स्वर्ग हैं। तो आगे आगे राजू में जब बाकी के स्वर्ग बनेंगे तो अपन देख लें इस प्रकार से बन जाएंगे। पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है, तो ये कितने हो गए? ये 1.5 और 1.5 3 और आधा 3.5, यहां तक ये 3.5 राजू में 6 स्वर्ग हो गए। फिर इसके ऊपर क्या स्थिति होगी? इसके ऊपर फिर आधा 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 आधा, तो 2.5 राजू और हो गया। तो कितने हो गए? ये 6 राजू, 6 राजू में पूरे 16 स्वर्ग हो गए 6 राजू में। अब एक राजू का स्थान बचा, उस एक राजू में 9 ग्रहवेग बनेंगे, 9 ग्रहवेग के ऊपर 9 अनुदिश बनेंगे, उनके ऊपर 5 अनुत्तर बनेंगे। अब 5 अनुत्तर जहां बनते हैं तो 5 अनुत्तरों में बीच में एक होता है सर्वार्थ सिद्धि विमान, और 4 मतलब होते हैं विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, ये 4 विमान, कुल 5 अनुत्तर हैं। तो ये जो सर्वार्थ सिद्धि का विमान है, सर्वार्थ सिद्धि के विमान में, हर विमान में कोई भी विमान हो उसमें एक ध्वजा लगी रहती है, ध्वज दंड जिसको हम कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे मंदिर के शिखर पर ध्वजा होती है, उसी तरह से इधर शिखर पर, इनके विमान पर भी ध्वजा लगी होती है। कोई भी देव यदि विक्रिया करके जाएगा तो अपने ध्वज दंड तक जा सकता है। तो सर्वार्थ सिद्धि के देव यदि विक्रिया करें और ऊपर की ओर जाएं तो केवल अपने ध्वज दंड तक जा सकते, इसके ऊपर नहीं जा सकते। तो जो सर्वार्थ सिद्धि विमान का ध्वज दंड है उसके ऊपर एक भी त्रसजीव नहीं होता। अब उसके ऊपर कितनी जगह है, अब अपन को वो देखना पड़ेगा। तो देखें, जहां सर्वार्थ सिद्धि विमान है और उसका ध्वज दंड है, उस ध्वज दंड के ऊपर 12 योजन जगह खाली है, बिल्कुल खाली जगह पड़ी है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे ये अपन ने यहां तक अपने ये बना दिए, ये 9 ग्रहवेग, अनुदेश, अनुत्तर, इसमें सब कुछ बन गए। ठीक है, इसमें सब कुछ बनने के बाद ये ध्वज दंड भी हो गया। अब ध्वज दंड के बाद ये 8 योजन की जगह, 12 योजन की जगह ये वाली खाली है। ये कितनी है? 12 योजन की। ठीक, अब 12 योजन जगह खाली होने के बाद फिर यहाँ 8 योजन मोटी, ये 8वीं भूमि है, 8 योजन मोटी 8वीं भूमि। 8वीं भूमि कौन सी? ईसत प्रागधार नाम की भूमि। इसकी मोटाई कितनी है? 8 योजन। इस 8वीं भूमि
और सर्वार्थ सिद्धि के ध्वज दंड के बीच की दूरी कितनी है? 12 योजन। अब इस 8वीं भूमि के ऊपर 3 वात वलय बने हैं, 1 वलय, 2 वलय, 3 वलय। पहले घनोदधि वलय, फिर घनवात वलय, फिर तनुवात वलय। घनोदधि वलय 2 कोष का होता है। घनोदधि वलय 2 कोष, घनवात वलय 1 कोष और तनुवात वलय 1575 धनुष। तो इतने स्थान में एक भी त्रसजीव नहीं है। त्रसजीव कहां तक है? सर्वार्थ सिद्धि विमान के ध्वज दंड तक, उसके ऊपर नहीं है। अब अपन को उसका कैलकुलेशन निकालना है। अब देखें अपन कि उसका कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे। देखें अब अपन को कैलकुलेशन निकालना है ऊर्ध्वलोक का। पहले ऊर्ध्वलोक में कितनी जगह हो रही है? ऊर्ध्वलोक में देखें तो सर्वार्थ सिद्धि के ध्वज दंड से कितनी जगह खाली है? 12 योजन। फिर उसके ऊपर 8वीं भूमि कितनी है? 8वीं भूमि कितनी है? 8 योजन। फिर उसके ऊपर वलय, प्रथम वलय कौन सा है? घनोदधि वलय, ये कितना है? 2 कोष। फिर घनवात वलय कितना है? 1 कोष। फिर तनुवात वलय, ये कितना है? ये 1575 धनुष। ये है ऊपर का प्रमाण। नीचे अधोलोक का प्रमाण कितना था? अधोलोक की तरफ अपन देखेंगे तो अधोलोक का था अपना 3999 सही 1/3 योजन। इतना कम करना है 13 राज्यों में से। अब कैसे कम करेंगे? ये योजन में, ये धनुष में, ये कोष में। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम सारे, जब सबसे छोटा प्रमाण धनुष का है तो हम सबको धनुष में बनाएंगे। धनुष में बनाएंगे तो धनुष में बनाने का हमने आपको बताया था 1 योजन में 4 कोष और 1 कोष में 2000 धनुष। 1 योजन में 4 कोष और 1 कोष में 2000 धनुष। तो 1 योजन में कितने धनुष हो गए? 1 योजन में 4 कोष और 1 कोष में 2000 धनुष। तो 1 योजन बराबर 8000 धनुष। ये हो गया, ठीक है। अब अपन सबके धनुष बनाएंगे। 12 योजन है तो 12 में कितने का करेंगे? 8000 का गुणा। तो 12 गुणे 8000 कितने हो गए? ये हो गए 96,000 धनुष, ठीक है। क्लियर? ये 8वीं भूमि है 8 योजन की, तो इसमें भी 8000 का गुणा कर देंगे। कितना हो गया? ये हो गया 64,000 धनुष, ठीक। फिर इसके बाद 2 कोष। अब 1 कोष में 2000 धनुष, तो 2 कोष में यहां करेंगे हम 2000 का गुणा, ठीक है। 2000 का जब हमने गुणा किया तो ये कितना हो गया? 2 दूनी 4000 धनुष। फिर 1 कोष में 2000 का गुणा कर दिया तो ये कितना हो गया? 2000 धनुष। फिर 1575 धनुष, ये तो धनुष में ही दिया है तो अपन ने लिख दिया ये 1575 धनुष। ये ऊर्ध्वलोक का प्रमाण धनुष में निकाला है। इन सबको जोड़ देंगे तो इतने धनुष कम ये ऊपर की तरफ। अब नीचे की तरफ कितना दिया? 3999 सही 1/3 योजन। तो पहले हम क्या करेंगे? 3999 योजन इसको निकालेंगे, फिर 1/3 योजन का निकाल लेंगे। तो 3999 योजन गुणे 8000, ठीक है। तो क्या करेंगे? 3999 गुणे 8000 तो कितना हो जाएगा? 8000 का गुणा करेंगे तो कितने धनुष बनेंगे? तो 8000 की पहले 3 बिंदी की तो 3 बिंदी आ जाएंगे। फिर 8 का गुणा करेंगे 8×72 की 2 हासिल 7, 8×72 और 7 79 की 9 हासिल 7, 8×72 और 7 79 की
9 हासिल 7 24 और 7 31, ये आ गया। अब 31, 99, 2000 धनुष, ठीक है। अब ये किसका प्रमाण निकला? ये निकला है अपना 3999 का, ठीक। अब 1/3 का और निकालना है, तो 1/3 का क्या कैसे निकालेंगे? एक योजन के 3 भाग करना है। तो एक योजन में कितना होता है? एक योजन में 8000 धनुष बटे 3 का भाग लगाओ 8000 में। 3 का जब हम भाग लगाएंगे 8000 में तो ये निकलेगा 2666 दिन। 3 का भाग लगाएं 8000 में तो 3 दूनी 6, फिर 2 0, 3 18, फिर 2, फिर 0, फिर 3 18, फिर 2, फिर ये 0, फिर 3 18, फिर कितना बचा? 2। तो 266 सही 2/3, तो ये आ गया अपना 2666 सही 2/3 धनुष। अब इनको जोड़ दें अपन। अब इनको जब जोड़ेंगे तो हमारा ये जो प्रमाण निकलना था ये निकल आएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ें तो क्या निकला अपना? देखो 2/3 तो 2/3 आ जाएगा ये, ठीक। फिर यहाँ 0 0 0 0 5 5 और 6 11 की 1 हासिल 1, फिर 0 0 0 0 7 और 1 8 8 और 6 14 की 4 हासिल 1, फिर तीसरे नंबर पर 0 0 0 0 5 और 1 6 6 और 6 12 की 2 हासिल 1, 6 और 1 7 और 4 11 11 4 15 15 2 17 और 1 18 18 और 2 20 20 और 2 22 की 2 हासिल 2 9 2 11 और 6 17 17 और 9 26 की 6 हासिल 2 2 और 9 11 की 1 हासिल 1 1 और 1 2 और ये 3 आ गया अपना 32 16 22 41 सही 2/3 धनुष। देखें क्लियर हो गया। इस प्रकार से ये 32 16 22 41 सही 2/3 धनुष कम 13 राजू की त्रसनाड़ी होती है। लोकनाड़ी पूरी 14 राजू की, त्रसनाड़ी कुछ कम 13 राजू। अब कुछ कम कितना? ये 32 16 22 41 सही 2/3 धनुष कम। ये कैसे निकाला? ऊर्ध्वलोक में हमने सबसे पहले बताया कि ध्वज दंड के ऊपर 12 योजन जगह खाली है, फिर 8 योजन की 8वीं भूमि, फिर तीनों बात वाला है 2 कोस 1 कोस 1575 धनुष, ठीक है। और अधोलोक में 3999 सही 1/3। तो पहले 3999 में 8000 का गुणा कर दिया तो उसके धनुष निकल गए। फिर एक योजन के 3 भाग, तो एक योजन बराबर 8000 धनुष, 8000 धनुष के 3 भाग कर दिए तो अपना निकला 2666 सही 2/3। अब इनको सबको जोड़ दिया तो इतने धनुष कम हमारी 13 राजू की त्रसनाड़ी होती है। त्रसनाड़ी में ही त्रसजीव पाए जाते हैं, त्रसनाड़ी के बाहर त्रसजीव नहीं पाए जाते। कुछ अपवादों को छोड़ करके। कुछ अपवाद कौन से हैं? 3 अवस्थाएं ऐसी हैं जिन अवस्थाओं में त्रसजीव त्रसनाड़ी के बाहर भी पाए जाते हैं। वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है मारणांतिक समुद्घात, एक केवली समुद्घात और एक उपपाद की अपेक्षा। अब ये 3 कैसे समझते हैं? जैसे ध्यान से देखें, कोई जीव अभी हम त्रसनाड़ी में हैं, ठीक है, और यदि हमें मरण करके निष्कुट क्षेत्र में जाना है, स्थावरों में, एक इंद्रियों में, जो त्रसनाड़ी के बाहर जाना है, और अब हम यदि यहां से मारणांतिक समुद्घात हमारी आत्मा करेगी तो हमारी आत्मा अभी मनुष्य आयु का उदय है कि नहीं है, तृष्णाम कर्म का उदय है कि नहीं है। अब यहां हमारी आत्मा निकलेगी और उस स्थान को छू के आएगी, तो वो हमारी आत्मा जब उस स्थान को छुएगी और वो स्थान तृष्णाड़ी के बाहर है, तो तृष्णाड़ी के बाहर हमारी आत्मा के प्रदेश जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। कौन सी आत्मा के प्रदेश? जिसमें तृष्णाम कर्म का उदय है। इस अपेक्षा से मारणांतिक समुद्घात में त्रसजीव बाहर हो गया। दूसरा है उपपाद की अपेक्षा। उपपाद का मतलब जो जीव तृष्णाड़ी के बाहर है, यदि उसको 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री के रूप में तृष्णाड़ी के अंदर उत्पन्न होना है,
तो जब उसका मरण होगा, उसके मरण होते ही उसकी विग्रह गति बनेगी, और विग्रह गति में उसके 2 इंद्रिय या 3 इंद्रिय या 4 इंद्रिय या पंचेंद्रिय, इनका जाति नाम कर्म का उदय हो जाएगा। और जैसे 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय होगा, तो तृष्णाम कर्म का भी उदय हो जाएगा। तो उसके मरण के अगले ही समय हो गया, और वो अगले समय अभी निष्कुट क्षेत्र में ही है, अभी अंदर नहीं आया तृष्णाड़ी के। वो तृष्णाड़ी के अंदर आएगा तो उसमें 1 समय अथवा 2 समय लगेंगे। तो वो जो 1 समय 2 समय विग्रह गति के लग रहे हैं, उन 1 समय और 2 समय में वो त्रस नाम कर्म का उदय उसके वहीं हो गया, तो त्रसजीव उपपाद की अपेक्षा से वहां हो गया। और तीसरा होता है केवली समुद्घात। जब केवल ज्ञानी केवली समुद्घात करते हैं। केवली समुद्घात क्यों किया जाता है? केवली समुद्घात किया जाता है 3 अघातीय कर्मों की स्थिति को बराबर करने के लिए। तो 3 अघातीय जो 4 कर्म हैं, तो आयु कर्म अंतर्मुहूर्त से जब अंतर्मुहूर्त रह जाता है और शेष 3 कर्मों की स्थिति अंतर्मुहूर्त से ज्यादा होती है, तो बाकी तीनों वेदनी, नाम और गोत्र, इन तीनों की स्थिति को आयु कर्म के बराबर करते हैं, अंतर्मुहूर्त करते हैं। उस अंतर्मुहूर्त करने के लिए केवली समुद्घात किया जाता है। केवली समुद्घात में आत्मा के प्रदेश दंडवत, फिर प्रतर, फिर दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण, ऐसे 4 अवस्थाओं में फैलते हैं। तो दंड में दंडवत फैलेंगे, बात वलयों को छोड़ करके दंडवत सीधे फैल जाएंगे। कपाट में कपाट की तरह ऐसे उत्तर दक्षिण फैल जाएंगे। फिर प्रतर में बात वलयों को छोड़ करके पूरे लोक में फैलेंगे, और लोक पूर्ण में बात वलयों में भी चले जाते हैं। ऐसे 4 समय जाने के और फिर 4 समय लौटने के, ऐसे 8 समय लगते हैं। तो जब लोक पूर्ण समुद्घात होगा, प्रतर समुद्घात होगा, तो इन समुद्घात की स्थिति में वो आत्मा के प्रदेश त्रसनाड़ी के बाहर भी पहुंच जाते हैं। त्रसनाड़ी के बाहर भी उनके आत्मा के प्रदेश पहुंच जाएंगे, और उनके अभी त्रसनाम कर्म का उदय है, त्रसनाम कर्म का अभी विच्छुत्ति तो हुई नहीं है। तो इस कारण से केवली समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात और उपपाद की अपेक्षा से त्रसजीव बाहर भी पाए जाते हैं। तो ये 3 अवस्थाएं हैं। लेकिन साक्षात कोई जीव त्रसनाम कर्म के साथ हम कोई त्रसजीव या विकलत्रय उड़ करके और त्रसनाड़ी के बाहर चला जाए, नहीं जा सकता। ये मरण के बाद की स्थितियां हैं, या तो मारणांतिक समुद्घात, या मरण के बाद उपपाद की स्थिति, या केवली समुद्घात। ये 3 स्थितियों में ही त्रसजीव बाहर पाए जाते हैं। अन्यथा कोई स्थिति ऐसी नहीं है कि त्रसजीव त्रसनाड़ी के बाहर पाए जाएं। इसीलिए इसको त्रसनाड़ी कहते हैं, और पूरी जो ऊपर से नीचे तक 14 राज्यों की ग्रंथि है वो लोकनाड़ी कहलाती है। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने त्रसनाड़ी और लोकनाड़ी के बारे में समझा। आगे एक नए विषय को लेकर के फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री।